क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल चैप्टर नंबर 1, जिसमें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। अपन पैराग्राफ नंबर 3 तक अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि सोर्स कितने प्रकार के होते हैं और नेचुरल रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं और मैन-मेड रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। नेचुरल रिसोर्स में अपन ने पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब नवीनीकरण रिसोर्स जिसको हम उसको बार बार लगातार उपयोग कर सकते हैं और दोबारा उसको रिनोवेट या दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरा होता है मानवीय अनवीनीकरण रिसोर्स, जो हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में अपन पढ़ते हैं मनुष्य द्वारा बनाए गए जो संसाधन हैं या मानव द्वारा निर्मित संसाधन। ऐसे संसाधन का उत्पादन कहते हैं जिसका निर्माण मनुष्य प्रकृति पर्यावरण से भौतिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए करता है, जैसे मशीनें हैं, भवन है, उपकरण हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं मनुष्य अपने लिए उपयोग करता है। मानवीय संसाधन से तात्पर्य ऐसी जो संसाधन है जो संख्या में योग्यता, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शारीरिक क्षमता हो गई, ये मनुष्य के प्रमुख संसाधन होते हैं। और जो प्रकृति से, जैसे ज्ञान है, श्रम है और तकनीक है, ये प्रकृति से नहीं ले सकते क्योंकि ये मनुष्य के स्वयं के होते हैं। और ये प्रकृति के जो संसाधन होते हैं जिनका आधार प्रकृति होता है, ऐसे किसी क्षेत्र में जनसंख्या के रूप में वो संसाधनों का निर्माण करके उपभोक्ता दोनों और निर्माता और उपभोक्ता दोनों ही बन सकता है। क्योंकि जब मनुष्य शिक्षा, जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखा जाए तो एक जो शिक्षक है वो निर्माता भी है और उपभोक्ता भी है। जैसे वो शिक्षा दे रहा है तो निर्माता हो गया, और जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो उपभोक्ता होगा, तो मनुष्य एक संसाधन हो गया है। अब पढ़ते हैं मानव द्वारा निर्मित संसाधन। जैसे मनुष्य, मैंने अभी बताया था, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, टूल्स हैं, ये सारे उपकरण मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको हम मैन-मेड रिसोर्स कहते हैं। इसके बाद आता है लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और ये पूरे संपूर्ण जीवन या सजीव जातियों का आधार है। जैसे सड़क, मकान, रेल, खेती करना, पशुपालन, खनन मतलब जो माइल्स वगैरह रहती है जो खदानों के रूप में, ये सारे कार्य किसके लिए तो होते हैं, उद्योग धंधों के, या भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग का अनुपात जो अलग अलग क्षेत्रों में एक समान नहीं होता। पृथ्वी का लगभग 29% भाग या 29% भाग भूमि का है और 71% भाग जल का है। तो कहीं कहीं पे इसका उपयोग अलग अलग तरह पे अलग अलग तरीके से होता है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर रिसोर्स मतलब कृषि संसाधन। मिट्टी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। भूमि, मिट्टी, जल, ये सब खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समुद्र के तट और मैदानों के तथा नदियों और घाटियों के बीच में जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो खेती करने के लिए बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है और उसमें हमें बहुत अधिक उर्वरक शक्ति या गुणवत्ता पाई जाती है। और इसमें कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, जिसमें हम खेती करने में हमें कीड़े मकोड़े कम लगते हैं और सिंचाई करने के लिए हमें इसमें बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसमें बीजों और यंत्रों की मदद से भी इस प्रति एकड़ की उपजाऊ की वृद्धि कर सकते हैं। नदी तालाब के आसपास के किनारे की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन या भूमि के संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद आता है वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। धरती पर जल वर्षा, नदियों, झीलों, तालाबों और झरनों, नलकूपों आदि से प्राप्त होता है। जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए, घरेलू कामों के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए या मछली पालन के लिए या जल परिवहन मतलब यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग करते हैं। विश्व में सबसे अधिक जो यातायात का साधन हम देखा जाए तो पानी पे होता है, क्योंकि जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि बाय एयर और बाय
वाटर जो वेव्स होते हैं या जो रास्ते होते हैं वो जो हमारा उद्योग धंधा होता है वो अधिकतर बाय एयर नहीं हो सकता है, तो हमें जितने भी विदेशी उद्योग धंधे जो करना पड़ते हैं या उसकी आपूर्ति लेन देन करना पड़ता है वो हम जल मार्गों के द्वारा ही करते हैं, इसलिए हमें जल संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृषि के कार्यों के लिए भी जल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। बाढ़ के रूप में जब अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में आता है तो ये बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, जो कि धन संपत्ति और फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। जल से बेहतर उपयोग हम प्रबंधन या बहुउद्देशीय नदी योजना के तौर पे सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसे बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना कहा जाता है। इसमें सब नदियों घाटों में जिन जिन नदियों में बाढ़ आती है उसको अधिकतर उनका पानी अधिकतर इकट्ठा करके हम विद्युत उत्पादन में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आता है सॉइल रिसोर्स मतलब मृदा संसाधन, पेड़ पौधे, वनस्पति और उनसे उगने वाली छोटी बड़ी जो फसलें होती हैं, जीव जंतु, भोजन के लिए हम सब पौधों पर निर्भर रहते हैं और ये सभी चीज़ें मिट्टियों पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि मिट्टी का निर्माण की जो ये मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमी होती है और मिट्टी निर्माण में शैवालों, चट्टानों, जलवायु, भूमि, जीवाश्म आदि चीज़ों से टूट कर, सड़ कर, गल कर ये मिट्टी का रूप धारण करती है और इसमें वनस्पति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण या वेजिटेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिट्टी की उर्वरकता इन पे ही निर्भर करती है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट रिसोर्स, वन संपदा। वन संपदा विश्व में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व में वनों का 30% भाग, भूमि का 30% भाग वनों से ढका हुआ है और ये उन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में या सही मात्रा में होती है। सूखे और ठंडे प्रदेशों में वन विकसित नहीं होते, क्यों? सूखे प्रदेशों में पानी कम गिरता है तो पेड़ पौधों को अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है और ठंडे प्रदेशों में वहाँ पर पेड़ पौधों को नमी बहुत अधिक मिलती है, जिसके कारण भी वो ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए हमारे वनों जहाँ पर सम जलवायु रहती है वहीं पे पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में ग्रोथ करते हैं या वनों का अच्छा विकास होता है। हमारे लिए वनों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृक्षों के द्वारा ही हमें वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जो पेड़ पौधे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है वो लेते हैं और हम ऑक्सीजन, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कई रूपों से बाहर छोड़ते हैं। अतः हम इसलिए हमें वन संपदा या वनों से समस्त जीवों को प्राणवायु या ऑक्सीजन को संचित करने का कोष माना जाता है, या ऑक्सीजन को इकट्ठा, जैसे वायुमंडल ऑक्सीजन को इकट्ठा करती है और वन, जल, मिट्टी, ये सभी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा है कि चारों संसाधन हैं जो मिट्टी, भूमि, कृषि, जल, ये चारों संसाधन किससे रिलेटेड है? वन संसाधन या फॉरेस्ट रिसोर्स से पे डिपेंड है। अतः इसलिए वनों से जो भूजल स्तर है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि जब बारिश अच्छी होगी तो जहाँ बारिश वहीं पे अच्छी होती है जहाँ पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और जहाँ पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर पानी की भूजल स्तर या ग्राउंड वाटर अधिक मात्रा में उसका स्तर अच्छा होता है, क्योंकि वो पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा पानी ज़मीन के अंदर पहुँचा देते हैं, जिससे ज़मीनी स्तर पानी भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें भू संरक्षण और बाढ़ों की में जो रुकाव होता है या जो कटाव होता है वो भी रुक जाता है। वन्य जीव एवं अन्य प्राणियों के लिए भी सुरक्षित आसरा हो जाता है जंगल। वनों से हमें लकड़ी और जड़ी बूटियाँ भी अनेक मिलती है और इससे कई उद्योग धंधे भी होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट। पेज नंबर 5 आपका पैराग्राफ नंबर 4 है। मनुष्य पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर आश्रित है। पर्यावरण मनुष्य जाति को पोषित करता है, मतलब मनुष्य जो भी फलता फूलता है वो पर्यावरण से ही होता है। मनुष्य के समान कोई भी जीव भोजन, जल, वायु, मतलब प्रकृति से जो भी उसको सोर्स मिलते हैं, ऐसा मनुष्य एक ऐसा
प्राणी है जो कि सभी रिसोर्सों को उपयोग करता है, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य सारी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। इसलिए मनुष्य व अन्य जीव प्रकृति से ही भोजन प्राप्त करते हैं। जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं वो मनुष्य पर्यावरण से ही प्राप्त करता है। मनुष्य भौतिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक तौर से, आर्थिक तौर से जो उन्नति करता है वो पर्यावरण से ही करता है। तो पर्यावरण के जो प्रत्येक एलिमेंट्स हैं, जैसे खेती करना, कारखाने लगाना, कस्बे, नगर, सड़क, रेल मार्ग, बांध, नहरें, जिसका निर्माण करना, धर्म, आचार, विचार, संस्कृति, ये सब इसी आधार पर विकसित करते हैं, वनों के आधार पर विकसित होते हैं। प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य जब हस्तक्षेप का स्तर बढ़ता जाता है तो पर्यावरण या प्रकृति धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जैसे कि उदाहरण के जनसंख्या वृद्धि होगी तो नगरीकरण होगा, नगर बढ़ेंगे, शहर बढ़ेंगे तो उद्योग धंधे अधिक होंगे तो उनको व्यक्तियों को भोजन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, तो वो कृषि भूमि का उपयोग अधिक करेगा। अब कृषि का उपयोग करेगा, भोजन हो गया, उद्योग मिल गया, तो वो आने जाने के लिए, आवागमन के लिए तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति करेगा। तो इस तरह से मनुष्य को प्रकृति संरचना दिन पे दिन परिवर्तित होती जाती है। और पहले मनुष्य प्रकृति को अपनी जीवन रक्षा का साधन मानता था, किंतु अब वर्तमान में औद्योगिक युग को वो अपनी प्रगति का साधन मानता है। तो इसलिए हमें अपने विवेकपूर्ण से या अपने तरीके से हमें प्रकृति को दोहन करना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए कि हमें भविष्य में इससे नुकसान ना उठाना पड़े, बल्कि हमें लगातार इसको स्थापित करते रहना चाहिए, जिससे हमें हवा, पानी, भोजन और इस बाकी की और भी सुविधा हमें सही समय पर सही मात्रा में मिल सके। क्योंकि अधिक से अधिक वनों की कटाई से क्या होगा कि वनस्पति नष्ट होती जाएगी, जिससे सूखा, बाढ़ और ज़मीनों का खिसकना, ये सारे होते रहेंगे, जिससे हजारों करोड़ों लोग परेशान होते हैं। प्राकृतिक संपदा के जो भंडार है धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। और प्राकृतिक संपदा एक ऐसी संपदा है जो कि उसको बनने में सालों लगते हैं, और परंतु उसका दोहन बहुत जल्दी हम उपयोग में करते हैं। तो इस कारण से हमें प्रकृति का दोहन समय सीमा में रह के करना चाहिए। क्योंकि हमें धरती को अगर बंजर हो रही है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बाढ़ें अधिक आ रही है तो भी हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि बाढ़ें आने का कारण ही पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई है। इसलिए हमें पेड़ पौधे भी हमें अधिक लगाने चाहिए। कृषि भूमि जो कम होती जा रही है, और कृषि भूमि जो हम योग्य कृषि के लिए बनाते हैं, खेती करने के लिए बनाते हैं, वो भी अब उसकी उर्वरक शक्ति कम होती जाती है। सिंचाई के साधनों की वृद्धि, आधुनिक तरीके से हम जो सिंचाई करते हैं उससे आबादी बढ़ती है, और भोजन तो हम भरपूर मात्रा में जुटा ही लेते हैं, परंतु हम उसका दोहन भी अननेसेसरी करते हैं। हम देखते हैं कि पानी का अननेसेसरी उपयोग होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती जाती है। तो हम ये मानव पर्यावरण का जो संबंध है वो एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। मतलब कुल मिलाकर कि मनुष्य पर्यावरण के बिना जीना उसका संभव नहीं है। अब इसमें अपन पढ़ते हैं पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स, मतलब प्रदूषण और प्रदूषक। तो ये चीज़ अपन देखते हैं कि क्या होता है, तो ये वाले अगले वीडियो में हम देखेंगे।